सभी मित्रों का मैं पुनः आज के इस टॉपिक में स्वागत करता हूं। देखिए, अभी तक हम दो विषयों पर बात कर चुके हैं। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन का मेरा एक वीडियो आप लोगों ने देखा। साथ ही साथ में हमने एनाटॉमी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स के बारे में जाना और उसके मेजर्स के बारे में समझा। मेरे अगले वीडियो में आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और बेसिकली इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स की थिंकिंग क्या होती है, वो किस प्रकार से सोचता है और इकोनॉमिक मॉडल्स क्यों प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके पीछे क्या उद्देश्य है, और साथ ही साथ में इकोनॉमिक मॉडल में जो प्रिपेयर करते हैं उसमें किन वेरिएबल्स को हम यूज़ करते हैं और वेरिएबल्स कितने प्रकार के होते हैं, इस बेसिक जानकारी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो साथियों, आप लोग तैयार हैं मेरे साथ? और मैं आशा करता हूँ आप लोग वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे और साथ ही साथ में आप अर्थसूत्रा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल में वापस पुनः बताना चाहूँगा कि एक आम नागरिक से लेकर एक विद्यार्थी जो कि अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हैं और एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही जानकारी प्रदान करने वाले और लाभदायक हैं। चूँकि इसमें हम बेसिक जानकारी प्राप्त दे रहे हैं आपको, साथ ही साथ में वो बातें इसमें दर्शाई गई हैं, बताई गई हैं या उसका प्रयास किया जा रहा है जो काफ़ी सारी बुक्स के निचोड़ से हमने ली हैं, जिसमें स्पेशली जो फॉरेन राइटर्स हैं उनकी बुक्स और इंडियन राइटर्स की बुक्स को और सभी स्ट्रीम्स की, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जो सामाजिक सोशल साइंस का भी सब्जेक्ट है, कॉमर्स का सब्जेक्ट भी है, मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी है और साथ ही साथ में अगर मैं कहूँ तो ये मैथमेटिक्स से भी रिलेटेड है, साइंस से भी रिलेटेड है और आर्ट्स से भी रिलेटेड है और कॉमर्स से भी रिलेटेड है। तो तीनों ही स्ट्रीम से रिलेटेड होने के कारण ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। और आम व्यक्ति जब भी आप सुबह उठ के अपना न्यूज़पेपर खोलते हैं तो उसमें कोई ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़रूर होती हैं। जैसे रिसेंटली कुछ एक्टिविटी है जिसके बारे में आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की होगी कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस ज़ीरो या नेगेटिव हो गई। तो इस प्रकार से काफ़ी रोचक परिस्थितियाँ अर्थशास्त्र के अंदर डे टू डे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के अंदर आती रहती हैं और उससे कहीं न कहीं आम व्यक्ति का जीवन कैसे और कैसे न कहीं वो प्रभावित अवश्य होता है। तो मैं एक कोशिश मेरी पूरी यह रहेगी कि मैं आम व्यक्ति को जिस प्रकार से और एक विद्यार्थी को किस प्रकार से समझ में आ सकता है सब्जेक्ट, उसके बारे में आप अध्ययन करेंगे। तो आज का अपना जो विषय है, टॉपिक है, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल्स और वेरिएबल्स। इसमें हम एंडोजीनियस, एक्सोजीनियस, स्टॉक और फ्लो वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। परंतु सबसे पहले एक आम व्यक्ति के मन में प्रश्न ये आता है कि इकोनॉमिक्स है क्या, हमें इकोनॉमिक्स का अध्ययन क्यों करना है, क्या आवश्यकता है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि इकोनॉमिक्स का हम अध्ययन क्यों कर रहे हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके लिए इकोनॉमिक्स का अध्ययन करना आवश्यक है वो इसलिए हैं, आप नोट कर लें इस चीज़ को, कि हमारे पास अगर कोई संसाधन हो और वो अकूत मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा संख्या में हो, उन चीज़ों के बारे में इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र कभी भी अध्ययन नहीं करता। अर्थशास्त्र का अध्ययन उन्हीं वस्तुओं के बारे में होगा जो हमारे पास लिमिटेड है, स्कैर्स हैं, और दूसरा वहाँ पर चॉइसेस हो, हमारे पास अल्टरनेट्स हो हमारे पास, कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कुछ इंसेंटिव्स हों, मोटिवेशंस हों। तो इस कारण से, और कुछ उसमें भी हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि हम डिस्ट्रीब्यूशंस किस प्रकार से करें। मैं और भी इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँगा आपको, कि कोई भी ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड हैं, वो सभी अर्थशास्त्र की या स्कैर्स हैं, वो सभी अर्थशास्त्र के विषय की पैराफेरी में आ जाते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि उनके साथ साथ कुछ समस्याएं जुड़ी हुई हैं। अगर रिसोर्सेज प्लेंटी हैं, बहुत प्रचुर मात्रा में है, तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने की कभी समस्या नहीं आएगी, उनकी मांग और पूर्ति में कभी कोई समस्याएं नहीं होगी। तो जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनके साथ ही कुछ न कुछ इस प्रकार से चीज़ें जुड़ी हुई हैं कि उनको हमें इक्विलिब्रियम लेवल पर ही हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इसीलिए मांग और पूर्ति
के माध्यम से उनकी कीमत निर्धारित की जाती है और उस कीमत के ऊपर जो कि मांग और पूर्ति निर्धारित कर रही हैं, उसे जैसे हम साम्य कीमत कहते हैं, उसके ऊपर ही ये डिसाइड होगा कि पूर्ति कितनी की जाए और मांग कितनी की जाए और मार्केट के अंदर एक साम्य बना रहेगा या संतुलन की स्थिति रहेगी। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के तरीके से देखें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार की समस्याएं हैं जो कि सामान्य अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, जिसमें मूलतः सामान्य कीमत स्तर, रोजगार, ये समस्याएं सबसे बड़ी समस्या है और उत्तरोत्तर विकास करने की समस्या। इसी पर आधारित मैक्रो इकोनॉमिक्स के मॉडल्स होते हैं जो कि इन समस्याओं का निवारण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो ये मैंने एक आपको बेसिक जानकारी दी जिस कारण से हम अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र की पैराफेरी में क्या चीज़ें हैं जो कि स्कैर्स हैं, जो प्लेंटी हैं वो उसका अर्थशास्त्र कभी अध्ययन नहीं करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि सनलाइट प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, तो कभी भी आपको इसके लिए कुछ पे करने की आवश्यकता नहीं। इसकी कहीं कोई मांग और पूर्ति से कीमत निर्धारण नहीं हो रही। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस 0 से भी कम होकर नेगेटिव हो गई हैं, तो उसके पीछे हमें सोचने की आवश्यकता होती है कि ऐसा क्यों हो गया। ये इकोनॉमिक्स को सोचना पड़ेगा, थिंकर्स को ये सोचना पड़ेगा इसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है कि क्या डिमांड, हम जानते हैं कि मांग और पूर्ति से कीमत निर्धारित होती है, तो कीमत क्या नेगेटिव भी हो सकती है। कीमत नेगेटिव होने का अर्थ है कि अगर आप उस चीज़ को लेने जाते हैं या लाते हैं तो आपको पैसे और दिए जाएंगे, ये नेगेटिव प्राइसेस का मतलब होता है। तो ये एक समस्या जो अभी समझ आई है और सभी आम व्यक्तियों के दिमाग में हो रही है कि यार ये प्राइसेस नेगेटिव कैसे हो गई हैं इसकी। तो प्राइसेस इसलिए नेगेटिव हुई हैं कि जो खदानें हैं जहाँ से क्रूड ऑयल निकाला जाता है, जो कि लगभग 160 लीटर होता है एक बैरल के अंदर, उसको बैरल में मेज़र किया जाता है और उसको रेट लगभग $20-25 होती है, लेकिन वो घट के अभी $0 और नेगेटिव हो चुकी है। उसका रीज़न ये है कि उन खदानों से या समुद्र के नीचे गहराइयों से उनको कंटिन्यूसली निकालना आवश्यक है, और निकाल के फिर करें क्या हम उसको, जब तक हमारे पास रिसोर्स जो अवेलेबल हैं, जो पहले से ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, दोहन कर चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं, उन चीज़ों को रखने के लिए हमारे पास गोदाम या फिर जो वेयर हाउसेस हैं वो अवेलेबल नहीं है, स्टोरिंग कैपेसिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। और मजबूरी जो रिफाइनरीज हैं उनकी ये मजबूरी है कि उनके पास भी कैपेसिटी नहीं है, तो उसको स्टोर कर दिया जाए, इस कारण से इसकी प्राइस नेगेटिव हो गई। तो इस प्रकार से कई सारी समस्याएं और भी हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि लेबर को वेजेस किस प्रकार क्या दी जाए, ये भी मांग और पूर्ति से डिसाइड किया जाता है। एक सिंपल मॉडल है जो इकोनॉमिक्स का, किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण कैसे हो, तो मांग और पूर्ति से होता है। तो ये मांग और पूर्ति का जो मॉडल है वो सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है जिसके आधार पर हम कीमत का निर्धारण करते हैं, और इसको बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं। मांग किस कारणों से बढ़ रही हैं, पूर्ति किस कारणों से बढ़ रही हैं, या इनको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं उसके कारण से कीमत में किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा। और ऐसे ही कई सारी चीज़ें और हैं, जो टैक्सेशन सिस्टम है, टैक्स को कितना बढ़ाया जा सकता है, क्या टैक्स बढ़ाने से टैक्स कंप्लाइंस बढ़ेगी, कम होगी, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन कम होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का एक विषय है जिसके बारे में इकोनॉमिक्स में अध्ययन किया जाता है। अब हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या चीज़ है और इकोनॉमिक्स के मॉडल्स क्या हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, आप अगली स्लाइड में देखें, इकोनॉमिक्स इज़ अ सोशल साइंस दैट सिस्टमेटिकली स्टडीज़ और एक्सप्लोर द सोशल प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो मैंने आपको बताया कि आपने देखा कि हम स्कैर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे संसाधन जो कि कम हैं, जिनकी कमी है, उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और जब कोई किसी चीज़ की कमी होगी वहीं पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इमर्ज होती है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहाँ आएगी? जब कोई चीज़ कम होगी। अगर कोई चीज़ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वहाँ चॉइस का प्रश्न ही नहीं उठता, इजीली अवेलेबल है कोई चीज़। तो चॉइस की या उसको चयन करने की समस्या क्यों आती है, और जहाँ भी चयन करने की समस्या है वहीं पर अर्थशास्त्र है। इस चीज़ को आप समझ लें। दूसरा,
थ्योरी कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ अजम्पशंस, हाइपोथेसिस एंड कंक्लूजन्स डिराइव फ्रॉम दोज अजम्पशंस। अब कोई भी जो इकोनॉमिक्स में हम थ्योरी बनाते हैं वो हमेशा कुछ न कुछ अजम्पशंस पे आधारित होती है। इसके बारे में हम डिटेल में और देखेंगे, परंतु हमें अजम्पशंस लेने क्यों है? क्योंकि हम किसी एक चीज़ को अगर हम डिसाइड करना चाहते हैं, उसका फंक्शन देखना चाहते हैं, तो वो चीज़ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि किसी चीज़ की जो डिमांड है वो किस किस के ऊपर निर्भर करेगी। तो डिमांड, पहला तो हमने देखा कि डायरेक्टली उस चीज़ की प्राइस के ऊपर निर्भर कर रही। जैसे अगर मैं कार खरीदना चाहता हूँ तो कार की डिमांड कार की प्राइस के ऊपर निर्भर करेगी, लेकिन कार की प्राइस के साथ साथ ये और भी कई सारी चीज़ों के ऊपर निर्भर करती है। फॉर एग्जांपल आपकी इनकम क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी पेट्रोल की प्राइस क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कमोडिटी है, उसकी पूरक वस्तु है, उसकी प्राइस क्या है। इसी प्रकार से और भी आप कह सकते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या है कंज्यूमर के। इसी प्रकार से आप अगर और भी आगे जाते हैं, मैक्रो लेवल पे जाते हैं, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि कंट्री की पॉपुलेशन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगी कार कैसी, रोड्स की कंडीशन क्या है, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रैफिक की कंडीशंस क्या है। तो कार की डिमांड कई सारे वेरिएबल्स के ऊपर निर्भर कर सकती है, कई सारे चरों के ऊपर निर्भर कर सकती है। तो जब भी हम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो वहाँ पर एक सबसे बड़ी चीज़ आती है कि हमें, जो कि एक चीज़ बहुत सारे चरों के ऊपर निर्भर कर सकती है, जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो कई सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड कर सकता है। तो ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसको हमें कंट्रोल करने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ हम ये पता नहीं लगा सकते कि किसी एक फैक्टर का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम सभी चीज़ों को, चरों को बदल देंगे, प्राइस को भी बदल देंगे, कंज्यूमर की इनकम को भी बदल देंगे, पेट्रोल की प्राइस को भी बदल देंगे, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को भी बदल देंगे, तो हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि किस चीज़ का प्रभाव डिमांड के ऊपर पड़ रहा है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि अन्य चरों को कांस्टेंट रखने का हमें अजम्पशंस लेने पड़ता है। तो जब हम मॉडल बिल्डिंग करते हैं इकोनॉमिक्स की, तो हमें बहुत सारी चीज़ों को, अन्य चरों को स्थिर रखना पड़ता है, जिसे हम सैटिरस पैरिबस की मान्यता भी कहा जाता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम। तो ये जो हमारा अध्ययन होता है इकोनॉमिक्स का, या उसमें वो हाइपोथेसिस या अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड होता है हमेशा। बिना अजम्पशंस के हम कोई मॉडल या इकोनॉमिक्स की किसी भी समस्या का हल नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम कुछ कंडीशंस के साथ ही बात कर सकते हैं। थर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन डेवलपिंग थ्योरीज इकोनॉमिस्ट यूज मॉडल्स। मॉडल्स के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो हमें इकोनॉमिस्ट जो हैं वो किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने के लिए उन्हें एक मॉडल देना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आप, ऐसा नहीं होगा कि घर बनाने के लिए आपको क्या बनाना है, कहाँ कौन सा कमरा बनाना है, पूरा एक नक्शा बनाना पड़ता है, मैप बनाना पड़ता है, उसको अथॉरिटी से उसका परमिशन लेनी पड़ती, देन आप एक्चुअली या रियली अपना घर बना पाते हैं। तो अपना घर बनाने से पहले आपको एक मॉडल डेवलप करना पड़ता है, उसका एक छोटा रूप बनाना पड़ता है, जैसा जो एक्चुअली या एक्चुअल चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो एक्चुअल होता नहीं, उस चीज़ को हम मॉडल कहते हैं। सेम इसी प्रकार से इकोनॉमिस्ट भी, इकोनॉमिक्स में जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन समस्याओं का हल निकालने के लिए जो कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस से रिलेटेड हैं और हाइपोथेसिस और अजम्पशंस के ऊपर बेस्ड हैं, उनका हल निकालने के लिए एक मॉडल प्रस्तुत करते हैं, और उस मॉडल के माध्यम से ही उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं, उसके बारे में प्रेडिक्शंस लगा सकते हैं, उसके बारे में हम और ये बता सकते हैं कि इन चरों के अंदर परिवर्तन किया जाएगा तो ये किस प्रकार से इसके अंदर बदलाव होगा, क्या किन चीज़ों का प्रभाव इसके ऊपर पड़ेगा, और क्या कारण है, किन चीज़ों का इससे कोरिलेशन है, किन से इनका कोरिलेशन नहीं है। इन सब चीज़ों का अध्ययन करने के लिए मॉडल्स बिल्डिंग करना आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए कि थिंकिंग लाइक एन इकोनॉम, ये जोसेफ स्टिल्स की बुक है, उसमें उन्होंने जो भी चैप्टर्स दे रखे हैं, उन हर चैप्टर के बाद में बहुत अच्छा ढंग से उन्होंने अपना एक्सप्लेनेशन दिया है कि इकोनॉमिस्ट किस प्रकार से सोचते हैं, और जब तक एक व्यक्ति इकोनॉमिस्ट के ढंग से नहीं सोचेगा वो अर्थशास्त्र का अच्छा विद्यार्थी नहीं बन सकता है। हर एक प्रॉब्लम का आपको इकोनॉमिक्स के तरीके से सोचना पड़ेगा, लेकिन हम इकोनॉमिक्स के तरीके से किस प्रकार से सोच सकते हैं उसके लिए 5 बातें हर एक समस्या में ढूंढनी आवश्यक है। अगर ये 5 चीज़ें उनमें हैं तो वो इकोनॉमिक्स की प्रॉब्लम है, अदरवाइज नहीं। इन्हें आप ध्यान से देखें। इंडिविजुअल्स
देखो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या अध्ययन करती है, इंडिविजुअल्स का अध्ययन करती है, फर्म्स का अध्ययन करती है और गवर्नमेंट का, एंड मेक चॉइसेस एंड हाउ दीज चॉइसेस अफेक्ट द यूज ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज। ये जो चॉइसेस हैं वो सोसाइटी रिसोर्सेज का की चॉइस को किस प्रकार से अफेक्ट करती है, इसका अध्ययन इकोनॉमिक्स करते हैं। इसमें 5 कंसेप्ट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल अदा करते हैं, जिसमें पहला जो कंसेप्ट है वो है, जैसा मैंने आपको बताया था, चॉइस। चयन की समस्या जहाँ भी है वहाँ इकोनॉमिक्स है। जहाँ चयन की समस्या नहीं है, जैसे आपके पास अगर कोई चीज़ बहुत सारी है तो आपको उनमें सभी अगर चीज़ें आपकी हैं तो आपको चुनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको चुनने की आवश्यकता तब पड़ेगी जब आपके पास चॉइसेस होगी और चॉइसेस के कारण ट्रेड ऑफ होगा। चॉइसेस अगर आपके पास हैं तो आपको चयन करने की एक समस्या आ जाएगी कि इसमें से इसको लें या इसको लें, इसको लें या इसको लें। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम एक पॉलिसी की बात करते हैं सिंपली, कि क्या हम अपने देश में जो कपड़ा व्यापारी हैं, कपड़ा उद्योग हैं, उन कपड़ा उद्योग को संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या हम टैरिफ रेट को बढ़ाएं। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल, अगर हम टैरिफ रेट को बढ़ाते हैं तो क्या क्या चीज़ें होगी। अगर हम टैरिफ रेट को बढ़ाते हैं तो नो डाउट हमारे यहाँ पे कपड़े का आयात कम हो जाएगा और जो हमारे कपड़ा उद्योग हैं उनको एक संरक्षण प्रदान किया जाएगा और वो अपना प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर इजीली खपत कर पाएंगे अपने सामान की, उनकी डिमांड यहाँ जो लोकल मार्केट है, डोमेस्टिक मार्केट है, उसके अंदर बढ़ेगी और वो उसको सप्लाई कर पाएंगे, वही फुलफ़िल कर पाएंगे। और जो विदेश से आने वाला माल है उसके ऊपर हमने चूँकि टैरिफ बढ़ा दिया है तो उनकी प्राइसेस मार्केट में ज़्यादा हो जाएगी, वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे जो लेबर्स हैं उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, उनकी फेजेस भी बढ़ेगी, उनकी सैलरीज भी बढ़ेगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या है कि हमें चूज़ क्या करना है, हमारी चॉइस क्या है। तो जब भी हमें चॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसके, और चॉइस में भी ट्रेड ऑफ होता है, आप एक चीज़ ज़्यादा करोगे तो हमेशा उसकी कॉस्ट आएगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। अगर हमने यहाँ इनको जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं कपड़ा उद्योग के, उन्हें हमने संरक्षण प्रदान किया तो इसके लिए हमारे जो उपभोक्ता हैं वो सफ़र करेंगे। सिंपल सी चीज़ है। क्यों? क्योंकि उपभोक्ता जो सस्ते में विदेशों से आयात करके माल परचेज कर पा रहे थे, अब उन्हें दे हैव टू पे हायर प्राइजेस टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। सेकेंड, हो सकता है कि क्वालिटी में भी अंतर आए। क्वालिटी हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट की कम हो या ज़्यादा हो, जो भी हो, वट एवर इट इज़, बट लेकिन देर इज़ ऑलवेज ए ट्रेड ऑफ रिलेटेड टू द चॉइस प्रॉब्लम। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेकेंड है कि इन मेकिंग चॉइसेस वन रेस्पॉन्स टू इंसेंटिव्स। जब भी आप चॉइसेस बनाते हो तो उसके अंदर आपको इंसेंटिव हमेशा जुड़ा हुआ है। इंसेंटिव जैसा मैंने अभी इस एग्जांपल में भी बताया आपको कि हमने टैरिफ को बढ़ाया, टैरिफ को कम किया, तो उससे क्या होगा, प्राइजेस, हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनकी प्राइजेस कम्पीट कर पाएगी और लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं, जो डोमेस्टिक कस्टमर्स हैं, उनको ज़्यादा प्राइजेस पे करनी पड़ेगी क्योंकि हमने अननेसेसरी उसके ऊपर टैरिफ को बढ़ाया है। तो इस कारण से हम इसको कॉम्पिटिटिव प्राइस जो है उससे हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उसको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार से इंसेंटिव्स का मतलब सिंपली यहाँ पर है प्राइजेस से। मेकिंग चॉइसेस वन रेस्पॉन्स टू इंसेंटिव। Next one is when we exchange with others, our range of choices become larger. जब भी आपको एक्सचेंज करने की फैसिलिटी मिलती है चॉइसेस के बीच में, बहुत सारी चॉइसेस आपके पास अवेलेबल हैं। आप यहाँ से ही कपड़ा भी ले सकते हैं, आप फॉरेन से भी मंगा सकते हैं। साथ ही साथ में कपड़ों के अंदर भी बहुत सारी चॉइसेस अवेलेबल हैं। कपड़ा हो सकता है कि आप कॉटन का हो सकता है, नायलॉन का हो सकता है, और भी कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हमारी हर जो समस्या है उसके अंदर चॉइसेस भी हैं, इंसेंटिव्स भी हैं, और उसके बाद में चॉइसेस ज़्यादा होने से एक्सचेंज की भी समस्या वहाँ पे रहती है। टू मेक इंटेलिजेंस चॉइसेस, इंफॉर्मेशन प्लेज वाइटल रोल। इकोनॉमिक्स में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें अगर इंटेलिजेंट चॉइस लेनी है, बनानी है, तो इसमें इंफॉर्मेशन बहुत बड़ा रोल निभाती है। इंफॉर्मेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इंफॉर्मेशन की बेस पर ही यह डिफेंड करेगा कि आप चॉइसेस को किस प्रकार से ले रहे हैं, चॉइसेस किस प्रकार से आप जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास,
जो चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं उसको हम हमारी इन्फॉर्मेशंस के आधार पर ही तय करते हैं कि मुझे क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी। नेक्स्ट वन इज द चॉइसेस वी मेक determines the distribution of wealth and income in our society. This is just related to the welfare of the society. कि आप जो choices लेते हैं, decide करते हैं, वो डिटर्मिन करती हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किस प्रकार से होगा। जैसे मैंने अभी आपको जो एग्जांपल दिया उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के फेवर में हो रहा है, कस्टमर्स के फेवर में नहीं हो रहा है। तो ये चॉइसेस आपको हमेशा करनी पड़ेगी। कोई भी एक समस्या आपके पास आई, देन आपको ये देखना पड़ेगा कि इस समस्या के अंदर हम किस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, किसके फेवर में चूज़ कर रहे हैं। जिसके फेवर में आप चूज़ करेंगे उसके फेवर में वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सिंपल सी चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि लेबर मार्केट का हम एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ लोग जो ऑलरेडी जॉब में हैं, लेबर फोर्स के रूप में जॉब में हैं, एम्प्लॉयड हैं। कुछ लोग जॉब में नहीं हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, सीकर्स हैं, जॉब सीकर्स हैं, सर्च कर रहे हैं जॉब के लिए। अब इन दोनों के बीच में अगर हम वेज रेट को लेते हैं तो जो इनसाइडर्स हैं वो हमेशा ये कोशिश ये करेंगे कि उनकी जो सैलरीज हैं, वेजेस हैं, वो ज़्यादा रहे। जो आउटसाइडर्स हैं वो हमेशा एक प्रेशर लगाते रहेंगे वेजेस और सैलरीज को कम करने के लिए। तो वेजेस और सैलरीज कम करने के लिए प्रेशर आउटसाइडर्स का रहेगा और वेजेस और सैलरी ज़्यादा रखने का प्रेशर और इंसेंटिव्स ज़्यादा रखने का जो प्रेशर रहेगा वो इनसाइडर्स का रहेगा। अब हमें चूज़ ये करना है कि क्या हमें बेकारी की समस्या को कम करना है या बेकारी की समस्या को ज़्यादा करना है। सिंपली अगर हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट ज़्यादा है तो सिंपली वेज रेट को कम करके अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल तरीका, एक तरीका ये। दूसरा और भी हमारे पास चॉइसेस हैं। हम अपना ग्रोथ, विकास के साथ, डेवलपमेंट के साथ, नई प्लांट्स और मशीनरीज़ के साथ, नए एरियाज़ को डेवलप करने के साथ हम लेबर की डिमांड को बढ़ा सकते हैं। नए सेक्टर्स को डेवलप करने के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ में हम लेबर की डिमांड को बढ़ा सकते हैं, जिससे भी अनएम्प्लॉयमेंट कम किया जाए। तो अब हमारे पास जो चॉइसेस होती हैं उन चॉइसेस में हमें चूज़ करना पड़ता है एंड उनके अंदर जब हम जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी हमारी चॉइसेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसके फेवर में डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप ओपन इकनॉमी कर रहे हैं तो किसके फेवर में डिसीजन ले रहे हैं। अगर आप टैरिफ बढ़ा रहे हैं तो किसके फेवर में डिसीजन ले रहे हैं। किसी भी कारण से आपने अगर अपनी प्रोडक्ट की राशनिंग की है तो आप किसके फेवर में डिसीजन ले रहे हो। अगर आप टैक्स इम्पोज कर रहे हो तो आप किसके फेवर में डिसीजन ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी हैं। तो आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे कि चॉइसेस, इंसेंटिव्स और इंफॉर्मेशन सबसे बड़ा पॉइंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मेनली इकोनॉमिक्स की ये हमारे जो 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंसेप्ट हैं। रिसोर्स, जो सोसाइटी के पास जो रिसोर्सेस हैं, अवेलेबल रिसोर्सेस हैं और उसके अंदर चॉइसेस हैं और उनके अल्टरनेटिव्स हैं, उनके बारे में। तो इकोनॉमिक्स इन 5 चीज़ों के से किसी भी समस्या को अगर वो सोचा जाता है, उसके ऊपर काम किया जाता है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट देखिए, इकोनॉमिक्स जो भी बात करते हैं, जो भी मॉडल प्रस्तुत करते हैं, उसमें उसको 2 भागों में 2 प्रकार से समझा जा सकता है। पहला प्रकार अगर मैं कहूँ तो वो है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड सेकंड है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इन दोनों में बहुत ही अंतर है। सिंपली अपना जो स्टेटमेंट है या डिस्क्राइब है किसी प्रॉब्लम को इकोनॉमिक्स की, कि हम केवल डिस्क्राइब कर देते हैं, बता देते हैं कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, केवल इतना सा कहना। व्हाट इज़ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। एंड सेकेंड, अगर आप यहाँ देखें कि व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्या होना चाहिए नॉर्मेटिव है और क्या है। तो केवल वस्तु स्थिति का अध्ययन करना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, लेकिन आइडियलिस्टिक थॉट रखना कि क्या होना चाहिए। जैसा मैंने अभी आपको कुछ एग्जांपल दिए, उसके अंदर भी मैंने देखा कि यार क्या वेज रेट बढ़नी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हम इन 2 चीज़ों के बारे में डिसीजन लेंगे और उसके अंदर किस प्रकार से लेंगे, वो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का काम। सेकेंड, आप इसमें देखें कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इज एम्पेरिकल और स्टैटिस्टिकल, एब्सेंस ऑफ वैल्यू जजमेंट। यहाँ वैल्यू जजमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें केवल वस्तु स्थिति को दर्शाना है, बताना है।
चाहे हम इसको मैथमेटिकली बताएं, एम्पेरिकली बताएं, स्टैटिस्टिकली बताएं, लेकिन क्या हम बता देते हैं, प्रस्तुत कर देते हैं। यहाँ पे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में प्रेजेंट्स द वैल्यू जजमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर पॉलिसीज टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। जहाँ भी वैल्यू जजमेंट आ जाता है, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है चॉइसेस के साथ, और वहाँ पे हमें जो जजमेंट है, हमारे जो वैल्यू जजमेंट्स हैं, वैल्यूज़ हम किन एजम्पशंस को दे रहे हैं, किन बातों को दे रहे हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और चूंकि हर इकोनॉमिस्ट अलग अलग चीज़ों को वैल्यूज़ देगा, कोई कहेगा कि नहीं हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, जो कपड़ा उद्योग हैं, उसको बचाना है। कोई कहेगा नहीं, कस्टमर्स को ज़्यादा प्राइस पे नहीं करनी चाहिए, कस्टमर इज़ द किंग, और इसलिए हमें इकनॉमी को ओपन कर देना चाहिए, टैरिफ ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, टैरिफ मार्केट को डिस्टॉर्ट करता है। तो यहाँ पे आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, उसके आधार पर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिसीजन लेते हैं। और इसी कारण से इकोनॉमिक्स के हम कहते हैं कि 6 अर्थशास्त्री होंगे तो 7 विचारधाराएँ होंगी, क्योंकि उनमें वैल्यूज़ क्या क्या है और किन वैल्यूज़ को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो अपना डिसीजंस क्या लेंगे और अपना जजमेंट क्या देते हैं, और उस प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान किस प्रकार से रखना है। नेक्स्ट इज देखिए, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट पॉलिसीज़। ये डिफरेंट पॉलिसीज़ के इफेक्ट को केवल प्रिडिक्ट करके बता देती कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में अंदर हम बेस्ड ऑन पॉजिटिव एंड इवेल्युएट अल्टरनेटिव प्रॉब्लम्स पॉलिसीज़। ये अल्टरनेटिव जो पॉलिसीज़, जैसा मैं अभी बता रहा हूँ, उनको इवेल्युएट करती है ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू जजमेंट। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ओनली प्रिडिक्ट कर देता है कि डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं, उनका इफेक्ट क्या क्या होगा, उसमें इवोल्यूशन का कहीं कोई पार्ट नहीं। नेक्स्ट देखिए, इंडिपेंडेंट ऑफ नॉर्मेटिव। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का कहीं कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिपेंड्स अपॉन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड इट्स मेन कंसिडरेशन इज एफिशिएंसी एंड इक्विटी प्रॉब्लम। ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि जब नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स बात कर रहा है तो वो 2 पॉइंट के ऊपर बात अवश्य करेगा कि जो मेरा डिसीजन है, जो भी वैल्यू जजमेंट्स हम ले रहे हैं, या जो भी वैल्यूज़ हैं जिनको हम प्रायोरिटीज़ दे रहे हैं, क्या उनको प्रायोरिटीज़ देने से इकोनॉमी के अंदर हम एफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, एक कदम हम एफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं या नहीं। एफिशिएंसी का अर्थ ये है कि जो रिसोर्सेज है उनका लोकेशन इस प्रकार से हुआ है कि उसके अंदर बचत हो रही है, मिसयूज़ नहीं हो रहा है रिसोर्सेज का। अगर हम इस तरफ जा रहे हैं, इसका हम कह सकते हैं कि हम इस एफिशिएंट सॉल्यूशन की तरफ गए। और दूसरा इक्विटी का अर्थ जो सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, क्या उससे इकोनॉमिक में वेलफेयर इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ। तो अगर इन दोनों बातों को नॉर्मेटिव इकोनॉमिस्ट ध्यान में रखते हैं और उसके आधार पर, वैल्यू जजमेंट के आधार पर, वो जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको इवेल्युएट करते हैं, और इवेल्युएट करके अपना वैल्यू जजमेंट्स के आधार पर बताते हैं कि कौन सी पॉलिसी सही है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। आई थिंक आप लोग बेसिक पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में समझ चुके होंगे। धन्यवाद। देखिए, आगे हम देखते हैं माइक्रो और मैक्रो क्या है। माइक्रो एंड मैक्रो आर द 2 डिफरेंट वे टू लुक द सेम इकोनॉमी। इकोनॉमी एक ही है, लेकिन उसको देखने के हमारे 2 अलग अलग नज़रिए हैं, उसी को माइक्रो और मैक्रो कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टिल्स बताते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम माइक्रो में बॉटम अप व्यू है रहता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द बॉटम अप व्यू एंड मैक्रो टॉप डाउन व्यू। मैक्रो में टॉप से डाउन की तरफ देखा जा रहा है और माइक्रो में बॉटम से ऊपर की तरफ जा रहा है। सिंपली अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल से जनरलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ पर जनरलाइजेशन को हम लेंगे तो मैक्रो की जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है, मैक्रो की जो प्रॉब्लम्स हैं वो जनरल प्राइस लेवल है, इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट, और उसके बारे में हम बात करते हैं। और यहाँ पर इंडिविजुअल की इनकम की बात ना करके नेशनल इनकम की बात की जाती है। यहाँ पर इंडिविजुअल प्राइस की बात ना करके जनरल प्राइस लेवल यानी कि इन्फ्लेशन की बात की जाती है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स की। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इंडिविजुअल की या फर्म की, इक्विलिब्रियम की, इनकी
इनकी प्राइस की, इनके प्रोडक्शन की, इनके प्रॉफिट की, इनके लॉस की, इनके बारे में अध्ययन करते हैं, वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स द बिहेवियर डिसीजन ऑफ यूनिट, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और फर्म्स, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स लुक्स एट द बिहेवियर ऑफ इकोनॉमी एज ए होल और एग्रीगेट मेजरमेंट जस्ट लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड ट्रेड। ये माइक्रो और मैक्रो में बेसिक डिफरेंस है। अब देखिए कि माइक्रो और मैक्रो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं, इंटर एक्सट्रिकेबली आर लिंक्ड इन एक्सट्रिकेबली, बिल्कुल जुड़े हुए हैं आपस में, मजबूती से जुड़े हुए। टू वेज टू लुक द सेम प्रॉब्लम, जैसे मैंने आपको बता दिया था। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वी कंसिडर डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल वाइल स्टडी द इकोनॉमी एज ए होल, because aggregate variables are some of the variables describing individual decisions. Macroeconomics theories rest on microeconomic foundation. मैक्रोइकोनॉमिक्स की जितनी भी थ्योरीज हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, वो सारी माइक्रोइकोनॉमिक्स के फाउंडेशन के ऊपर बेस्ड, यानी न्यू माइक्रोइकोनॉमिक्स है। जब भी हम कोई भी मैक्रोइकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं या एग्रीगेट वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो वो सारे हमारे जो इंडिविजुअल जो वेरिएबल्स हैं उन सभी का सम है। तो एग्रीगेट्स की बात हम मैक्रो में कर रहे हैं और इंडिविजुअल्स की बात हम माइक्रो में कर रहे हैं। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स आपस में एक दूसरे से इनएक्सट्रिकेबली लिंक्ड है, मजबूती से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, जैसा मैंने आपको बताया था कि हम मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मॉडल एक जो रियल चीज़ है वो नहीं है, उसका एक प्रतिरूप कहा जा सकता है। वो रिप्रेजेंट करती हैं कॉम्प्लेक्स को एक सिंप्लीफाइड वे में, और उसका एक आइडियल प्रेजेंटेशन होता है रियल चीज़ का। और साथ ही साथ में इसका रीज़न क्या है, क्यों हम मॉडल से अध्ययन कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप एक बच्चे को प्लेन नहीं ला के दे सकते एक्चुअली प्लेन, तो फिर आप उसे एक खिलौना दे दे। तो जस्ट मॉडलिंग इज जस्ट बच्चों के हिसाब के जो खिलौने हैं उस प्रकार से चीज़ है। तो सिंप्लीफाइड थ्योरीज टू शो रिलेशनशिप अमंग वेरियस इकोनॉमिक वेरिएबल, कि अगर हम पूरी इकोनॉमी को देखना चाहें तो हम उसका अध्ययन नहीं कर सकते, इसलिए हम मॉडल्स के माध्यम से अध्ययन करते हैं समस्याओं का और फिर उनका समाधान निकालते हैं। मॉडल से अध्ययन करने के पीछे कई सारे रीज़न हैं। इसमें रिस्क भी कम रहती हैं, साथ ही साथ में इसमें खर्चा भी कम होता है और हमें बहुत आसानी से समस्याएं समझ में आ जाती हैं। वेरिएबल्स हमारे कंट्रोल में रहते हैं और हम किसी एक चीज़ के प्रभाव का दूसरी डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या एक्सोजीनस वेरिएबल्स का, उसका हम आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। कम खर्चीला भी होता है। इकोनॉमिस्ट्स यूज मॉडल्स टू अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी रियलिटी इन ए सिंप्लीफाइड मैनर। बहुत सिंपल तरीके से आप कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक रियलिटी को समझ सकते हो। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो वास्तविकता है वो मॉडल नहीं है, उसका एक प्रतिरूप मॉडल है, और मॉडल के माध्यम से ही अर्थशास्त्र में चीज़ों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं और फिर समस्याओं का समाधान निकाला जाता है। कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो मॉडल हैं वो क्या क्या हैं आप जानते हैं। बेसिक कॉम्पिटिटिव मॉडल है, ऑप्टिमाइजेशन मॉडल है, इक्विलिब्रियम मॉडल है, कंजम्पशन मॉडल है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, कॉबवेब मॉडल है, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे डिटेल में। इसी प्रकार से कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स मॉडल भी हैं माइक्रो के जैसे ही, जिसमें फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल है, जनरल इक्विलिब्रियम मॉडल है, क्लासिकल केनीशियन मॉडल है, ISLM, मोनेट फ्लेमिंग मॉडल और ग्रोथ मॉडल्स हैं। और इन्हीं मॉडल्स के द्वारा ही हम अलग अलग परिस्थितियों का अध्ययन करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं। मॉडल सिमुलेशन में भी अंतर को समझना आवश्यक है। देखिए, मैंने एक रियल चीज़ का एक मॉडल तो बना दिया, लेकिन इस मॉडल से उस रियल को समझने का जो प्रोसीजर है वो सब प्रोसीजर सिमुलेशन कहलाता है। तो मॉडलिंग इज एन एक्ट ऑफ बिल्डिंग ए मॉडल, वाइल सिमुलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ यूजिंग मॉडल टू स्टडी द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ द रियल थियोरेटिकल सिस्टम। कि इस अध्ययन करने का जो प्रोसीजर है जिससे हम उस रियल चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उस प्रोसीजर को सिमुलेशन कहा जाता है। Model aims to be true to the system it represents. A simulation can use a model to explore various states of real that would not be possible
इन द ओरिजिनल सिस्टम। ओरिजिनल सिस्टम के अंदर, चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम कंट्रोल्ड वे में स्टडी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम एक मॉडल बनाते हैं और उस मॉडल में हम ओरिजिनल सिस्टम के बारे में कंट्रोल वे में हम स्टडी करते हैं और प्रेडिक्शंस भी लगाते हैं। ये प्रोसीजर जो है, उस प्रोसीजर को हम सिमुलेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स क्या चीज़ें। देखिए, अभी तक हमने अर्थशास्त्र क्या है, अर्थशास्त्र की क्या समस्या है, अर्थशास्त्री किस प्रकार से सोचते हैं, मॉडल्स क्या हैं, मॉडल बनाना क्यों आवश्यक है, और मॉडल से रियल को समझने का जो प्रोसीजर है सिमुलेशन, उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम ये देखेंगे कि जब हम मॉडल से सिमुलेशन प्रोसीजर में मॉडल से रियल के बारे में अध्ययन कर रहे हैं या प्रेडिक्शंस लगा रहे हैं या उनके वेरिएबल्स के बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, वो अध्ययन किस पर आधारित है। तो किसी भी मॉडल में ये जो अध्ययन है, डिपेंडेंट वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एक्सोजीनियस वेरिएबल्स, एंडोजीनियस वेरिएबल्स, या फिर और भी ये कहें जहाँ रैंडमनेस की प्रॉब्लम आ जाती है, वहाँ स्टोकेस्टिक वेरिएबल्स, इनके माध्यम से, इन वेरिएबल्स के माध्यम से हम प्रेडिक्शंस भी लगाते हैं। हम मैथमेटिकल मॉडलिंग के माध्यम से हम विभिन्न परिस्थितियों के का अध्ययन कर सकते हैं कि किस चीज़ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना प्रभाव पड़ेगा, इसकी हम पूर्णतया जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी जो मॉडल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल या फिर एक्सोजीनियस एंडोजीनियस वेरिएबल्स के माध्यम से होता है। यहाँ हम इसे एक सिंपल एग्जांपल, जो कि मैंने अभी आपको बताया, कंजम्पशन मॉडल, तो कंजम्पशन मॉडल से समझेंगे। कंजम्पशन इज़ ए फंक्शन ऑफ इनकम प्लस सी, यहाँ मैंने एक सी और कंजम्पशन में जोड़ दिया है, ये आपका रैंडमनेस को बताता है, स्मॉल सी। लेकिन एक बार अगर हम मैथमेटिकल मॉडल भी इसका देखें तो सी इज़ ए फंक्शन ऑफ वाई ओनली, सिंपली कंजम्पशन फंक्शन, सी इज़ ए फंक्शन ऑफ वाई। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंजम्पशन इनकम का फंक्शन है, यानी कंजम्पशन इनकम के ऊपर निर्भर करेगा। यहाँ पर इनकम क्या है और कंजम्पशन क्या है, क्योंकि कंजम्पशन डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इनकम के ऊपर। तो कंजम्पशन इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल होगा या फिर कंजम्पशन इज ए एंडोजीनस वेरिएबल होगा, इसको मैं डिटेल में अभी समझाऊंगा आपको। और वाई, जिससे हम कंजम्पशन के बारे में पता कर रहे हैं, तो वाई एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि इसको आपको इंडिपेंडेंट रखना आवश्यक होगा। सी वाई पर डिपेंड कर रहा है, वाई इज नॉट डिपेंडिंग ऑन सी, या फिर हमें पता ही नहीं कि वाई किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। चूँकि हमें ये पता नहीं है कि वाई किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए वाई इंडिपेंडेंट हुआ या फिर वाई एक्सोजीनस हुआ। तो एक्सोजीनस वेरिएबल्स क्या है, पहले उससे आप समझें। जैसे कि वाई है, तो वाई मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वाई इज एन एक्सोजीनस एंड सी इन दिस मॉडल इज एंडोजीनस। तो वाई जो पहले मैंने आपको बताया, ये एक्सोजीनस कैसे हुआ, क्यों हुआ। वाई एक्सोजीनस है, पहला तो आप समझ चुके हैं ये इंडिपेंडेंट है। क्यों, क्योंकि हम जो मॉडल बात कर रहे हैं, सी इज़ ए फंक्शन ऑफ वाई, उसके अंदर हम ये तो बता रहे हैं कि सी वाई के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन और हम ये बता सकते हैं कि वाई बढ़ेगा तो सी का क्या होगा, वाई कम होगा तो सी का क्या होगा, लेकिन हमें वाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए वाई हमारा एक्सोजीनस वेरिएबल है। तो एक्सोजीनस वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स दैट ए मॉडल टेक एज गिवन। वाई तो दिया हुआ ले लिया है हमने, दे कम फ्रॉम आउटसाइड द मॉडल एंड सर्व एज मॉडल इनपुट। तो जो भी एक्सोजीनस वेरिएबल्स हैं वो क्या है, ये अगर आपका मॉडल है तो मॉडल के जो इनपुट हैं, मॉडल का जो इनपुट है वो हमारा वाई है। वाई के बारे में हमें कोई जानकारी में नहीं है, ये मॉडल से बाहर है, इसलिए हम इसको एक्सोजीनस कहेंगे। ये इंडिपेंडेंट है, तो अब आप समझ गए एक्सोजीनस ही इंडिपेंडेंट हो। दूसरा, वाई और इनकम इज एक्सोजीनस एज मॉडल डोंट एक्सप्लेन इट। मॉडल इस वाई के बारे में कोई हमें जानकारी नहीं देता, हमारा सिंपल मॉडल है सी इज ए फंक्शन ऑफ वाई, कंजम्पशन फंक्शन, तो इसलिए इंडिपेंडेंट होगा। और इसको हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल भी कहते हैं। ये एक्सप्लेनेटरी ही वेरिएबल है, क्यों, क्योंकि यही सी के बारे में एक्सप्लेनेशन प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट देखिए एंडोजीनस वेरिएबल। एंडोजीनस वेरिएबल आर दोज वेरिएबल्स दैट मॉडल ट्राइज टू एक्सप्लेन।
पूरा मॉडल सी को एक्सप्लेन कर रहा है, कंजम्पशन को एक्सप्लेन कर रहा है, इसलिए ये हमारा एंडोजीनस वेरिएबल है, क्योंकि मॉडल में हम बात कंजम्पशन की कर रहे हैं। तो कंजम्पशन हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल भी हुआ और कंजम्पशन हमारा एंडोजीनस वेरिएबल भी हुआ। तो एंडोजीनस वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जिनके बारे में मॉडल हमें जानकारी देगा। दूसरा, एक्सप्लेन्स द डिटरमिन विद इन द मॉडल एंड आर द आउटपुट ऑफ द मॉडल। चूंकि इस मॉडल से हम किसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, सी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए दैट्स वाई सी इज आवर आउटपुट ऑफ द मॉडल और सी इज आवर एंडोजीनस वेरिएबल। क्लियर? आई थिंक सी इज कंजम्पशन फंक्शन विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल और एंडोजीनस वेरिएबल। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो एक्सोजीनस वेरिएबल है वो मॉडल के इनपुट हैं और जो एंडोजीनस वेरिएबल है वो मॉडल के आउटपुट हैं। और चूंकि मॉडल उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, मॉडल उनके बारे में वर्णन कर रहे हैं, इसलिए जो एक्सोजीनस वेरिएबल्स हैं वो तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं जो इसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी हुआ सी, क्योंकि ये वाई के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो मॉडल सी के बारे में बता रहा है, इसलिए सी इज एंडोजीनस। मॉडल को वाई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, दैट्स वाई वाई इज एक्सोजीनस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, स्टॉक एंड फ्लो वेरिएबल्स क्या हैं। बहुत ही सिंपल हैं। स्टॉक वेरिएबल वो हैं जिन्हें पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर मेजर किया जाता है। बेसिकली ये नाउन होते हैं, जैसे कि किसी वाटर के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसे हम स्टॉक कहेंगे। घर में हमारे अनाज कितना है वो हमारा स्टॉक है। बैंक लॉकर में आपके पास कितना पैसा है वो आपका स्टॉक है। आपके घर में कितना कैश पड़ा हुआ है, कैश इन हैंड, वो आपका स्टॉक है। ये सब चीज़ें हमारा स्टॉक है। चेंज और रेट ऑफ चेंज इन फ्लो अफेक्ट्स स्टॉक। अगर फ्लो की रेट को बढ़ा दिया जाए तो स्टॉक बढ़ जाएगा, फ्लो की रेट को अगर कम कर दिया जाए तो स्टॉक कम हो जाएगा। इसी प्रकार से आउटफ्लो अगर बढ़ा दिया जाए तो भी स्टॉक कम हो जाएगा। इनफ्लो अगर बढ़ा दिया जाए तो स्टॉक बढ़ जाएगा। इनफ्लो की रेट अगर आउटफ्लो की रेट से ज़्यादा है तो स्टॉक बढ़ जाएगा। आउटफ्लो की रेट अगर इनफ्लो की रेट से ज़्यादा है तो स्टॉक कम हो जाएगा। तो इससे रेट से डिपेंड करता है कि स्टॉक आपका बढ़ेगा या नहीं करेगा। किसकी रेट? फ्लो की रेट से। नेक्स्ट, स्टॉक वेरिएबल्स आर स्टैटिक, ये डायनेमिक नहीं होते। जैसे कि मैंने कहा, तालाब में जो पानी भरा हुआ है वो स्टॉक है, नदी का जो पानी भरा हुआ है वो स्टॉक है, लेकिन नदियों के अंदर जो और नदियों से पानी आ रहा है, बह रहा है, वो फ्लो है। पानी जा रहा है वो फ्लो है। नेक्स्ट इज फ्लो वेरिएबल्स। फ्लो वेरिएबल्स क्या हैं? फ्लो वेरिएबल एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर मेजर किया जा सकते हैं। ये पीरियड ऑफ टाइम पर सेकंड हो सकता है, पर आवर हो सकता है, पर मिनट हो सकता है, पर ईयर हो सकता है। तो जो भी चीज़ें पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर की जा रही हैं, आपकी इनकम पर ईयर है तो वो आपकी इनकम फ्लो मेजर होगी। ये वर्ब के फॉर्म में होते हैं। ये जो भी पानी मैंने बताया आपको तब का जो एग्जांपल दिया, पानी आ रहा है या जा रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो, वो हमारा फ्लो है। फ्लो मेजर्स चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक को मेजर करता है। फ्लो ऐड और डिमिनिशेस स्टॉक, जैसे मैंने आपको बता भी दिया, और दिस इज डायनेमिक। अब हम कुछ वेरिएबल्स के बारे में देखेंगे कि वो स्टॉक है या फ्लो है। आप डिटेल में यहाँ देखें। देखिए, सबसे पहला हमने वेरिएबल लिया इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। ये तीनों ही फ्लो होंगे, क्योंकि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आपकी वेल्थ बढ़ जाएगी, जो कि आपके स्टॉक है या कैश इन हैंड बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो वेल्थ और कैश इन हैंड कम हो जाएगा। सेविंग बढ़ती है तो वेल्थ बढ़ जाएगी। तो ये तीनों आपके फ्लो हैं और ये तीनों स्टॉक है। इसी प्रकार से पीपल लूजिंग और फाइंडिंग जॉब्स, ले ऑफ और रिक्रूटमेंट जो है वो आपका फ्लो है। बट नंबर ऑफ एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड पर्सनस वो है स्टॉक है आपका। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट आपका फ्लो है और कैपिटल जो है आपके पास स्टॉक है। कैपिटल में मशीनरी भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है, जो कि आप एक यहाँ मैंने लिया भी है, यहाँ देखिए एनुअल रिटर्न फ्रॉम फिक्स एसेट, ये आपका फ्लो है। लेकिन एसेट, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी
जो कि कैपिटल है हमारी, वो आपका स्टॉक है। तो अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ेगा, अगर इन्वेस्टमेंट कम होता है तो स्टॉक ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा। इसी प्रकार से गवर्नमेंट बजट डेफिसिट है और गवर्नमेंट डेप्ट हमारा स्टॉक हो गया, लेकिन गवर्नमेंट बजट डेफिसिट जो है वो हमारा फ्लो है। अगर डेफिसिट बढ़ता है गवर्नमेंट का तो गवर्नमेंट डेप्ट बढ़ जाएगा, अगर डेफिसिट हमारा कम होता है तो गवर्नमेंट डेप्ट कम हो जाएगा। कंजम्पशन आपका फ्लो है, सेविंग आपका फ्लो मैंने बता ही दिया, सेविंग्स हमारी जो है वो स्टॉक हो गई। आउटपुट हमारा फ्लो है, लेकिन प्राइस लेवल इज अगेन स्टॉक। ट्रेड सरप्लस और डेफिसिट फ्लो है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इस फ्लो है, बिकॉज इस कंटिन्यूस परचेज, अगर हम ज़्यादा परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा। तो जो भी चीज़ स्टॉक को बढ़ा देती है या कम करती हैं, दैट इज़ फ्लो। प्रॉफिट और लॉस हमारा फ्लो है, क्योंकि प्रॉफिट अगर हमारा बढ़ता है तो हमारी एसेट्स भी बढ़ेंगी वहाँ पर। और मनी, देखिए मनी, कुछ चीज़ें स्टॉक और फ्लो दोनों ही है, पर आप वो किस रेफरेंस में है कई बार वो भी हमें सोचना पड़ता है। मनी अगर आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज हैं तो मनी इज़ ए फ्लो, और स्टोर ऑफ वैल्यू है देन मनी इज़ ए स्टॉक। तो आपको केवल स्टॉक और फ्लो में जब भी कोई प्रश्न आता है, जो मैंने बहुत सारी चीज़ों को तो इसमें कवर अप किया है, और भी हो सकता है आउट ऑफ दिस भी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के अंदर पूछा जा सकता है। तो जब भी पूछे तो आपको अपना ये ध्यान रखना है कि स्टॉक बढ़ रहा है या कम हो रहा है, और वो फ्लो के कारण होता है। जैसे कि इन्वेस्टमेंट और कैपिटल का आप एग्जांपल रखा रखिए कि कैपिटल क्या बढ़ गई है, तो क्या कैपिटल बढ़ने से ये हो रहा है या इसके बढ़ने से ये हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो कैपिटल कम हो जाएगी। दैट्स व्हाई कैपिटल इज स्टॉक। तो कैपिटल यहाँ पे अगर आप देखें तो कैपिटल क्या चीज़ है, कैपिटल हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इन्वेस्टमेंट हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन्वेस्टमेंट हमारा, इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है तो इन्वेस्टमेंट इज ए एक्सोजीनियस वेरिएबल और कैपिटल इज ए एंडोजीनियस वेरिएबल। तो इस कारण से यहाँ पे ये कैपिटल एक स्टॉक है और इन्वेस्टमेंट आपका फ्लो है। चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इसलिए चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज कैपिटल। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा अगर डिपेंडेंट वेरिएबल है तो जनरली वो डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर जो नाउन है वो हमारे स्टॉक्स हैं, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जो अगर मॉडल में अगर एक दूसरे सिंप्लीफाइड जो मॉडल की बात करें हम, तो उसके अंदर तो वो फ्लो है। और दूसरा एक और प्रश्न ध्यान रखें इसके साथ साथ ही कि उसकी डेफिनेशन क्या है, क्योंकि मनी लिखने से ये पता नहीं पड़ेगा कि क्या है। मनी अगर मीडियम ऑफ एक्सचेंज है देन वो फ्लो है, और मनी स्टोर के वैल्यू के रूप में यूज़ किया जा रहा है देन वो स्टॉक है। तो कुछ एकदम ये नहीं कह सकते हैं कि ये स्टॉक है ये फ्लो है, उसको इन दोनों ही प्रकार से आपको समझना पड़ेगा, तभी वो क्लियर होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपने कमेंट्स मुझे इस पर दे सकते हैं, साथ ही साथ में आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें अर्थसूत्रा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं, आम जन जो कि इकोनॉमिक्स की समस्याओं को समझना चाहते हैं और इकोनॉमिक्स में रुचि रखते हैं और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरे वीडियोज़ देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।